आज हम जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, हो सकता है आप रोने पे मजबूर हो जाए। इस घटना की कहानी शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, यहीं ब्रह्मावर तालुका के अंदर आता है। कुमारगोडु नामक एक गांव। इस गांव में करण प्रॉपर्टीज के अंदर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है। मिलान अपार्टमेंट बात 2021 की है। मिलान अपार्टमेंट में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। इसमें रामकृष्ण घानीगा, इनकी पत्नी विशाला घानीगा और 7 साल की एक बच्ची थी, आरवी घानीगा। यह परिवार एनआरआई था, दुबई में रहता था, क्योंकि रामकृष्ण वहीं किसी कंपनी में जॉब करते थे और वहीं बस भी गए थे। लेकिन कभी कभार यह फैमिली इंडिया आती रहती थी, क्योंकि इनके परिवार के बाकी लोग इंडिया में ही रहते थे। तो इस तरह से जब भी यह लोग इंडिया आते तो यहीं इसी फ्लैट में रहते थे। 29 जून 2021 को विशाला अपनी बेटी के साथ इंडिया आती है और यह मिलान अपार्टमेंट में रुकी हुई थी। इससे कुछ दिन के बाद 8 से 9 जुलाई को विशाला के मायके के लोग, इसके माता पिता और बहन, इससे मिलने के लिए इसके फ्लैट में आते हैं। सब कुछ नॉर्मल था। घर वाले कुछ दिन यहाँ पर रुकते हैं, फिर लौट जाते हैं। 12 जुलाई को वह लौटने वाला दिन आता है। माता पिता और बहन वापस अपने घर जा रहे थे, पर इनके साथ साथ विशाला भी अपनी बेटी को लेकर जाती है ताकि कुछ दिन अपने मायके में भी रह ले। फिर तो दुबई जाना ही है। 12 जुलाई की सुबह 9 से 9:30 बजे के आसपास यह किसी ऑटो रिक्शा से निकले। 10 बजे के आसपास से गुजाड़ी पहुंच भी गए। यहाँ आकर सभी लोग अपना उतरते हैं, सामान उतार करते हैं। तभी विशाला ने अपने पिता को अपनी बेटी सौंपी और कहा कि रामकृष्ण ने कुछ पैसे भेजे हैं, उसकी जरूरत है तो लगे हाथ बैंक होकर भी आ जाती हूँ। इसके बाद इसी ऑटो रिक्शा से विशाला ब्रह्मावर के कैनरा बैंक निकल गई। यह 10 बजे का टाइम था, बैंक भी खुल गए थे। अब विशाला के माता पिता, बहन और बेटी उसका इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 3 से 4 घंटे गुजर गए, मगर विशाला अभी तक लौटी नहीं। घर वालों ने सोचा कि बैंक में भीड़ होगा। इन्होंने ऐसे ही हालचाल जानने के लिए दोपहर में विशाला को कॉल किया, मगर वह फोन भी नहीं उठाती। ये लोग कई बार उसको कॉल करते हैं, पर वह फोन नहीं उठा रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। इससे परिवार में थोड़ी चिंता बढ़ती है कि बेटी कहाँ रह गई। अब शाम हो रहा था, सूरज ढल रहा था। क्योंकि विशाला का वो फ्लैट ज्यादा दूर नहीं था, तो उसके पिता ने सोचा कि एक बार वहीं चलकर देखना चाहिए। बेटी ने बोला था कि बैंक जाने के बाद सीधे ये घर आएगी, लेकिन वो आई क्यों नहीं? शायद ये किसी काम से वहीं फ्लैट पर चली गई होगी। वैसे उस फ्लैट में पति पत्नी और बच्चे के अलावा कोई भी नहीं रहता था। जब ये लोग नहीं होते, यहाँ पर तो फ्लैट में ताला लगा रहता और विशाला के ससुराल वालों से तो कोई मतलब था ही नहीं। इधर परेशान पिता अपनी बड़ी बेटी को लेकर विशाला के फ्लैट में पहुंचे। घर का डोर बेल बजाया। थोड़ी देर वेट किया, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। अब पिता दरवाजे को धक्का देते हैं। वह दरवाजा केवल भिड़काया गया था, लॉक नहीं था। एक ही बार में खुल गया। अब पिता और बहन लिविंग रूम में आते हैं। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इनकी परेशानी भी बढ़ रही थी। घर में सारे सामान बिखरे हुए थे, जमीन पर चीजें पड़ी थी, अलमारी और बाकी शेल्फ्स खुले हुए थे। वहीं लिविंग रूम में ही विशाला भी जमीन पर पड़ी हुई थी। यह सब देखकर पिता और बहन की हालत खराब हो गई। बहन तो वहीं पर रोने लगती है। पिता ने विशाला की सांसें चेक की, सांसें चल नहीं रही थी। यह समझ गए। फिर इन्होंने खुद को संभालकर पुलिस को कॉल कर दिया। यह इलाका ब्रह्मावर पुलिस स्टेशन के अंडर में आता था। फौरन मौके पर पहुंचती है। घर की हालत को देखकर लग रहा था कि किसी ने लूटपाट किया होगा। वहीं विशाला के पास एक फोन चार्जर भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने देखा कि लड़की के गले पर कुछ निशान है। अपने तजुर्बे से यह समझ गए कि इसे चार्जर के तार से इनका गला घोटा गया होगा। पिता ने शव पर ध्यान दिया तो देखा कि जब यह लोग सुबह में निकले थे तो विशाला ने खूब ढेर सारे गहने पहने हुए थे, लेकिन अब उसके सोने के कंगन, मंगलसूत्र, अंगूठी और कान की बाली वगैरह सब कुछ गायब है। पिता ने यह बात पुलिस को भी बताया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। यह फॉरेंसिक टीम शव की और इसके आसपास की जांच करती है, फोटोग्राफ लेती दी है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस ने अनजान लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ये मामला एक एनआरआई महिला के कत्ल का था। केस बड़ा था। सुबह होते होते अखबारों में यह खबर छपने लगी। पुलिस और घर वालों ने पहले ही विशाला के पति रामकृष्ण को दुबई फोन करके पत्नी की सूचना दे दी थी। वह भी बदहवास हो गए थे, रोने लगे थे। उन्होंने कहा कि वो तुरंत इंडिया के लिए निकल रहे हैं। इधर फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने क्राइम सीन को अच्छे से एग्जामिन करना शुरू कर दिया। मामला यह लूटपाट का लग रहा था, क्योंकि विशाला के पहने गहने गायब थे। ऊपर से घर के सामान भी बिखरे हुए थे। विशाला के माता पिता से बात करने पर पुलिस के सामने कई सारे सवाल खड़े होने लगते हैं, जैसे कि विशाला अपने माता पिता और बहन के साथ बेटी को लेकर मायके आई और बैंक से पैसे निकालने का बोलकर
उसी ऑटो से निकल जाती है। लेकिन ये अपने फ्लैट वापस क्यों गई? उसको अपने घर आना चाहिए था। पुलिस ने कैनरा बैंक जाकर पता किया, विशाला वहां गई नहीं थी। विशाला ने अपने माता पिता से झूठ बोला। ये 13 जुलाई की तारीख थी। घटना के बाद का अगला दिन था। पुलिस जब फ्लैट की जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी, तभी एक ऑफिसर की नजर ड्राइंग रूम में टेबल पर रखे चाय के 2 कप पर पड़ती है। आखिर यहाँ पर चाय के कप क्यों रखे हैं? इसमें थोड़ी थोड़ी चाय भी बची हुई थी, जैसे पीने के बाद थोड़ी बहुत बच जाती है। ऑफिसर किचन में गए, वहां पर चाय का बर्तन पड़ा हुआ था। गैस पर उसमें चाय की पत्ती और थोड़ी बहुत चाय भी बची थी। विशाला के पिता से पूछा गया कि घर से निकलते वक्त क्या आप लोगों ने चाय पिया था, और चाय बनने वाले बर्तन को विशाला ने ऐसे ही किचन में छोड़ दिया था। पिता ने बताया कि हम लोग घर को ठीक से सहज कर निकले थे। विशाला ने घर की साफ सफाई कर दी थी, बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिए थे। इन्होंने निकलते वक्त चाय नहीं पिया। अगर परिवार ने चाय नहीं पी तो किसने पी? या तो यहाँ फ्लैट में एक आदमी आया और विशाला के साथ चाय पिया, या फिर यहाँ पर 2 आदमी आए थे और विशाला ने उनको चाय दिया। मगर वो लोग लूटपाट करने के लिए आए थे। विशाला उनके साथ ऐसा क्यों करती है? अब कोई भी लड़की घर में अकेली हो तो थोड़ी ना किसी अनजान आदमी को घर के अंदर आने देगी और बिठाकर चाय पिलाएगी। जरूर यह विशाला का कोई जानने वाला होगा या होंगे। ज्यादा चांस यहाँ 2 आदमियों के होने का लग रहा था, क्योंकि एक आदमी इतना सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। जो अभी कातिल है वो कोई बाहरी नहीं था, जरूर विशाला का जानने वाला होगा, उसको ये पहचानती होगी। ऑफिसर ने कप वाली बात अपने सीनियर्स को बताई। इस बिल्डिंग में कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था जिससे ये जान सके कि कौन लोग यहाँ पर आए थे। क्राइम सीन ने पुलिस वालों को तो और भी कंफ्यूज कर दिया। इसी दिन इलाके के एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 4 अलग अलग टीमों का गठन कर देते हैं। कातिलों को कैसे भी पकड़ना था, हर टीम को अलग अलग काम बांटे गए। जैसे सीसीटीवी कैमरे इस इलाके में जितने भी लगे हैं, सबको खंगालना, विशाला की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन वगैरह चेक करना, लोगों से पूछताछ करना, क्राइम सीन की डिटेल्स देखना। शायद कातिलों ने कोई सुराग छोड़ा हो जो ऑटो रिक्शा विशाला और उसके परिवार को घर तक छोड़ने के लिए आया था और फिर यही विशाला को बैंक ना ले जाकर उसके फ्लैट ले गया। यह ड्राइवर परिवार को अच्छे से जानता था और परिवार भी इसको जानता था। तुरंत पुलिस ने इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर का पता लगाना शुरू कर दिया। 13 जुलाई तक इसको भी उठाकर पुलिस पूछताछ करती है। इसने बताया कि जैसे जैसे विशाला ने बोला था वैसे वैसे यह ऑटो चला रहा था। पहले उसने कहा कि कैनरा बैंक चलो, फिर रास्ते में बोली कि कुमार गोड़ू के फ्लैट ले चलो, कुछ काम है। ड्राइवर इन्हें वहीं ले जाता है, उस जगह पर उतारकर यह वहां से चला जाता है। बाकी इसको आगे का नहीं पता। पुलिस ने बिल्डिंग के स्टाफ से पूछताछ की। कुछ लोगों ने देखा था कि ऑटो वाला बाहर से ही ड्रॉप करके चला गया था। पुलिस इसको छोड़ देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि विशाला का गला दबाकर कत्ल किया गया है। उसके गले पर निशान थे और विंड पाइप भी डैमेज था। कत्ल में यूज किया गया मोबाइल का चार्जर जिससे गला घोटा गया था, वह पुलिस को शुरू में ही बरामद हो गया था। क्राइम सीन में कहीं भी कातिलों से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिला। विशाला के पिता से पूछा गया कि आपकी बेटी का किसी से दुश्मनी हो, पास्ट में किसी ने कुछ किया हो, शादी से पहले किसी से प्यार करती हो, वगैरह वगैरह। लेकिन पिता ने सारी चीजों से इनकार कर दिया। पुलिस ने आसपास के लगभग 60 कैमरों को देख लिए थे, पर कुछ नहीं मिला। 100 से भी ज्यादा लोगों से इंटेरोगेशन किया गया, वहां से भी कुछ पता नहीं चला। उधर 14-15 जुलाई तक विशाला के पति रामकृष्ण दुबई से इंडिया आता है। इसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। सभी लोग घर में बहुत दुखी थे। सबसे बड़ा दुख तो यह भी था कि 7 साल की बच्ची के ऊपर से इसकी मां का साया उठ चुका है। इसकी देखभाल कैसे होगी? यह बिना मां के कैसे रहेगी? पुलिस यह भी सोचती है कि कहीं विशाला के कत्ल के पीछे इसके पति का तो हाथ नहीं। इन्होंने इस एंगल से भी जांच करना शुरू कर दिया। इनकी पूरी जन्म कुंडली निकाली। दोनों ही लड़का लड़की के करीबी जाने वालों से बात किया गया। 2010 के आसपास में विशाला और रामकृष्ण की शादी हुई थी। यह पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। लड़की ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी और लड़का भी दुबई में किसी एनआरआई एंटरप्रेन्योर के यहाँ पर्सनल असिस्टेंट था और वहीं सेटल भी हो चुका था। फिर दोनों पति पत्नी शादी के बाद दुबई चले गए। विशाला के माता पिता के अनुसार इसके और रामकृष्ण में कभी भी कोई झगड़े सुनने को नहीं मिले। दोनों अपने घर में प्यार से रहते थे। रामकृष्ण ने विशाला के लिए ही वो फ्लैट खरीद रखा था, जहां यह इंडिया आने पर
खुद के घर में रह सकें। लॉकडाउन के बाद थोड़ी राहत होने पर मार्च 2021 में विशाला, इसके पति रामकृष्ण और बेटी आरवी इंडिया आते हैं। हफ्ते 10 दिन यही रहते हैं। बहुत टाइम के बाद ही इंडिया आए थे। लॉकडाउन में भी कहां आना जाना था। कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण की छुट्टी खत्म हो गई तो यह परिवार के साथ दुबई चला गया। 2-3 महीने के बाद 29 जून 2021 तक विशाला अपनी बेटी को लेकर इंडिया दोबारा आती है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का बंटवारा करना था। 7 जुलाई को यह काम पूरा हो जाता है। इसके बाद विशाला के मायके के लोग बेटी के घर पर कुछ दिन के लिए आए थे। पुलिस को लगा कि शायद प्रॉपर्टी की वजह से किसी ने कुछ किया होगा। इन्होंने इस एंगल से भी तफ्तीश की, मगर कुछ पता नहीं चलता। पुलिस विशाला के फोन की कॉल डिटेल्स देखती है। इसको सबसे आखिरी बार कॉल इसके पति रामकृष्ण ने किया था। कुछ देर फोन पर बात हुई थी, फिर कॉल कट गया। और ये टाइम तब का था जब विशाला बैंक जाने के लिए रास्ते में थी। पत्नी की मौत के बाद रामकृष्ण अभी इंडिया में ही थे। पुलिस ने इनसे बात की। इसने बताया कि बस इसकी रोज की तरह नॉर्मली बात हुई थी, ऐसा कुछ अलग नहीं था। अभी तक हफ्ते भर बीत चुके थे। पुलिस को कोई लीड नहीं मिल रहा था। अंधेरे में सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। फिलहाल इसमें पुलिस की 4 टीमें काम कर रही थीं, लेकिन अब 2-3 टीम और लगा दी गई। पुलिस ने सोचा कि एक बार विशाला के पति की कॉल हिस्ट्री निकाली जाए, उसको खंगाला जाए, शायद वहां से कुछ मिल सकता है। रामकृष्ण की भी CDR रिपोर्ट निकाली गई, लेकिन वहां से भी कुछ मिलता नहीं। अब पुलिस ने इसका ऐसे ही व्हाट्सएप चेक किया। इसकी कॉल हिस्ट्री देखी गई। व्हाट्सएप वाले कॉल सिम के कॉल में सेव नहीं होते। पुलिस को व्हाट्सएप में 2 अनजान नंबर दिखाई दिए। जब विशाला को आखिरी बार कॉल किया गया था, तब और कुछ देर बाद की थी। आखिर ये कौन हो सकता है? उस समय रामकृष्ण दुबई में था। दुबई से किसे कॉल किया होगा? 18 जुलाई तक पुलिस रामकृष्ण उठाती है। पुलिस को इस आदमी पर बहुत ज्यादा शक होने लगा था। बयान के टाइम भी यह थोड़ा घबरा भी रहा था और कुछ कुछ चीजों की संतुष्टि भरे जवाब भी नहीं देता। पुलिस ने जब इससे सवाल किया कि आपको यह घर खरीदने की जरूरत क्या थी, जबकि विशाला अपने मायके में भी रह सकती थी। पहले तो यह ठीक से जवाब नहीं देता, फिर बोला कि पत्नी के लिए खरीदा था ताकि उसका खुद का घर हो। इससे सख्ती से पूछा जाता है। थोड़े समय के बाद इसकी हिम्मत टूट जाती है। इसने मान लिया कि विशाला का कत्ल इसने ही करवाया था। ये आदमी फरवरी 2021 से ही सोच रहा था कि इसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना है। रामकृष्ण की कंपनी में इसका कोई करीबी दोस्त था, धर्मेंद्र कुमार सुहानी। रामकृष्ण ने धर्मेंद्र से ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया कि अगर किसी का कत्ल करवाना है तो क्या यह पॉसिबल है? घर बैठे बैठे काम पूरा हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को पैसे दे दो और वह काम कर देंगे। रामकृष्ण को पहली बार ऐसी चीज पता चलती है कि किसी को पैसे दे दो और जिसका कत्ल करवाना हो करवा दो। अब इसने धर्मेंद्र से पूछा कि क्या तुम किसी को जानते हो? इसने कहा कि हाँ, ये जानता है, लेकिन वह यहां पर नहीं मिलेगा। रामकृष्ण ने इसको बताया कि किसी को खत्म करवाना है, बहुत परेशान कर दिया है। फिर इसकी बात फोन पर स्वामीनाथन निषाद नाम के एक आदमी से कराई। यह आदमी एक सुपारी किलर था, पैसे लेकर कत्ल करता। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था। धर्मेंद्र ने पहले फोन पर रामकृष्ण की स्वामीनाथन से मुलाकात कराई। इसी चक्कर में रामकृष्ण अपने परिवार को लेकर मार्च 2021 में इंडिया आता है। इसने सारी प्लानिंग भी शुरू कर दी थी। उडुपी आने के बाद रामकृष्ण गोरखपुर गया। वहां स्वामीनाथन निषाद से मिला। बातचीत की विशाला के कत्ल की डील 5 लाख में फिक्स होती है। रामकृष्ण ने 2 लाख एडवांस में स्वामीनाथन को दे दिए। बाकी 3 लाख काम होने के बाद दुबई से ट्रांसफर कर देगा। में जाहिर सी बात है कि स्वामीनाथन ये काम अकेले नहीं करेगा। इसका एक साथी था, रोहित राणा प्रताप। ये महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला था। सारी चीजें फिक्स होने के बाद स्वामीनाथन और रोहित को रामकृष्ण उडुपी लाकर अपने घर में पत्नी विशाला से मिलवाया। बोला कि यह इसके दोस्त हैं, अगर तुमको यहां पर कोई दिक्कत हो तो ये तुम्हारी मदद कर देंगे, बस इनको एक कॉल कर देना। इस तरह से 2 सुपारी के कातिल विशाला से परिचित हो गए। रामकृष्ण की छुट्टी खत्म होने के बाद यह परिवार के साथ दुबई चला गया। फिर इसने प्लानिंग के अनुसार दोबारा अपनी पत्नी को इंडिया भेजने की सोची।
दिमाग में आया कि प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहिए। कहीं कहीं पर है कि वह जो फ्लैट खरीदा गया था वह विशाला के नाम पर था और रामकृष्ण चाहता था कि विशाला उस फ्लैट का अधिकार अपने पिता को भी दे दे, यानी वासु घानीगा को। इसलिए रामकृष्ण ने 29 जून 2021 को विशाला को वापस दोबारा इंडिया भेजा। यहाँ 7 जुलाई को प्रॉपर्टी के पेपर साइन होते हैं। घटना को अंजाम देना 12 जुलाई को सेट था। इसके 1-2 दिन पहले ही दोनों किराए के कातिल उडुपी में आकर रुक गए थे। यहाँ पर पता चलता है कि फ्लैट में विशाला के साथ साथ इसके मायके के लोग भी हैं। रामकृष्ण ने विशाला को कॉल करके बोला कि अपने माता पिता और बाकी लोगों को उनके घर पर भेज दो और तुम भी वहीं चली जाओ। इसके कुछ दिन के बाद वापस दुबई आ जाना विशाला ऐसा ही करती है। लेकिन 12 जुलाई की सुबह में रामकृष्ण ने अपनी पत्नी को दोबारा कॉल किया और बोला कि बैंक में पैसे भेजे हैं, जाओ निकाल लो, तुमको जरूरत पड़ सकती है। रामकृष्ण को टाइमिंग पता थी। समय देकर पति ने पत्नी को उस टाइम पर कॉल किया जब वह घर वालों को मायके छोड़कर वापस बैंक जा रही थी। बीच रास्ते में पति ने पत्नी से कहा कि इसके दोस्त हमारे फ्लैट पर खड़े हैं, उनके पास एक पार्सल है। विशाला ने कहा कि अभी बैंक जा रही है, उसके बाद वहां चली जाएगी। पति ने कहा कि अभी वहां पर जाओ, उनको कहीं जाना है और वह दरवाजे पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उसमें तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स हैं, बेटी के बर्थडे के लिए भी कुछ सामान है, जल्दी जाके पार्सल ले लो। विशाला बहुत एक्साइटेड भी हुई कि पति ने गिफ्ट भेजा है। यह तुरंत उसी ऑटो से फ्लैट पहुंची। वहां 2 बदमाश खड़े थे। विशाला ने उनको पति का दोस्त समझकर घर के अंदर बुलाया। उनसे चाय कॉफी पूछी, जो कि यहां पर 2 लोग थे, तो विशाला ने 2 कप चाय बनाया। स्वामीनाथन और रोहित वो चाय पीते हैं। बैठकर बातचीत की उस पार्सल में मेकअप के सामान और चॉकलेट्स वगैरह थे। यह देखकर पत्नी विशाला बहुत खुश होती है। तभी स्वामीनाथन ने विशाला से पूछा कि क्या आपके पास फोन का चार्जर है? मेरे दोस्त के फोन का चार्ज खत्म हो गया है। विशाला ने अपने पर्स से चार्जर निकाला और रोहित को दे दिया। रोहित ने चार्जर लिया और फोन लगाने के लिए सॉकेट के पास गया। लिविंग रूम में ही विशाला जहां पर बैठी थी उसके पीछे ही था। चाय पीकर खत्म हो चुकी थी। पीछे से रोहित ने चार्जर का तार विशाला के गले में लपेट दिया और कसने लगा। यह विरोध ना कर पाए, इसलिए स्वामीनाथन इसके हाथ और पैर को काबू करने लगा। थोड़ी ही देर में यह शांत पड़ जाती है। फिर इसको जमीन पर लिटा देते हैं। इसने मंगलसूत्र और सोने के कंगन वगैरह पहने हुए थे, उसको यह उतार कर रख लेते हैं। घर का सामान बिखेरते हैं, अलमारी तोड़ते हैं। इसके बाद ये चुपचाप निकलकर यहाँ से भाग गए। यह सारा कुछ दुबई में बैठा पति रामकृष्ण करवा रहा था। काम होने के बाद बाकी 3 लाख ट्रांसफर कर दिए गए स्वामीनाथन के बैंक अकाउंट में। पुलिस ने सारी वारदात तो सुन ली, इस कातिल पति से लेकिन वजह नहीं सुनी। रामकृष्ण ने बताया कि पिछले कुछ सालों से इसकी पत्नी विशाला थोड़ा फ्री माइंडेड हो गई थी। यह जिससे भी हो हंसकर बात करती थी, मजाक करती थी। इसको किसी का फोन आता था, यह साइड में जाकर घंटों घंटों उसे बात करती थी, जोर जोर से हंसती थी। पति को लगा कि इसकी पत्नी का कहीं पर कोई अफेयर चल रहा है। यह पत्नी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए इसने उडुपी में एक फ्लैट खरीद लिया। फिर भी पत्नी अपने पति को अटेंशन देने से ज्यादा फोन में लगी रहती थी। पति को यह चीज अच्छा नहीं लगता है। इसको शक था कि इसकी पत्नी का कहीं पर अफेयर चल रहा है, इसलिए इसने कत्ल का प्लान बनाया। यह वजह जानकर विशाला के घर वाले कहने लगे कि विशाला एक खुश मिजाज लड़की थी, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा गलत नहीं था। वह मर्यादा में रहती थी। जरूर रामकृष्ण का किसी लड़की से अफेयर चल रहा होगा, इसलिए विशाला को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने जो विशाला के कॉल डिटेल्स खंगाले थे, उसमें भी कोई ऐसी अजीब चीज नहीं मिली थी जिससे लगे कि उसका कोई अफेयर चल रहा हो। पुलिस ने रामकृष्ण का बैंक अकाउंट भी चेक किया। सच में पहले 2 लाख और फिर 3 लाख के ट्रांजैक्शंस हुए थे। 19 जुलाई को उडुपी पुलिस ने गोरखपुर के एसपी से बात की। तुरंत वहां पर एक टीम बनती है। यहां से एक टीम गोरखपुर भी पहुंची। स्वामीनाथन निषाद को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया जाता है। रोहित राणा प्रताप भी फरार था, लेकिन 10 जुलाई 2022 तक गोरखपुर से इसको अरेस्ट कर लिया गया। अभी भी इस साजिश में शामिल एक आरोपी गायब था, वो था धर्मेंद्र कुमार सुहानी। दिक्कत यह थी कि यह दुबई में था। पुलिस वहां से उसको लीगली कैसे लेकर आएगी, ये लोग ट्राई करते रहे। जनवरी 2024 में पुलिस को टिप मिलता है
उधर मेन आरोपी रामकृष्ण सुपारी के कातिल स्वामीनाथन, निषाद और रोहित राणा प्रताप जेल में थे। उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट हो गई थी। फिलहाल चारों आरोपी जेल में कैद हैं। वैसे स्वामीनाथन के पकड़े जाते ही सारे चोरी किए गए सामान मिल गए थे। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।